ये तो हिंदुओं की कुर्बानी देने की बात मदरसे में करते हैं। शुक्रवार में ही सड़कों पर हम हनुमान चालीसा करके दिखाएंगे। कॉलोनी में 500 अवैध मदरसे होंगे। और कम से कम 200 अवैध मस्जिदें हैं। बाहरी लोग आ रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहा है, गंदी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। कि सूर्य चौहान के मारने वालों का फुल एनकाउंटर हो। और कल की पता चला है मुझे सड़क पर नमाज होगी, कतई नहीं होगी। सबको सब चीज पता है, कौन कैसा काम करता है, क्या काम करता है। यहाँ पर खुद से मुसलमानों के मुंह में जबरदस्ती माइक ठूस के तानाशाही चल रही है। तुम डर के भाग क्यों रहे हो माइक से? जबरदस्ती दाढ़ी टोपी देख के माइक मुंह में घुसा दिया। गरीब बच्चे हैं जो मदरसे पे डिपेंड है, वो मदरसे के अंदर बंद है। वो अंदर पैक है। 3 बच्चे हैं बेचारे। किस उम्र के? मुश्किल से ज्यादा 8 साल से 15 साल तक। यहाँ का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो लड़ाकू हो, जो आ रहा बाहर का। यहाँ के सभासदों ने बोले तो आफत, ना बोले तो आफत। आज तो मजबूरन बोलना पड़ा। खोड़ा गाजियाबाद में तनाव कम नहीं हो रहा। आज जुमे का रोज़ है, कई टीमें पुलिस की पहुंच चुकी हैं। क्योंकि हिंदूवादी संगठनों ने नमाज ना होने की बात कही थी। ये तो हिंदुओं की कुर्बानी देने की बात मदरसे में करते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ मदरसे, यहाँ 30-40 मदरसे अवैध है। सारे मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अवैध मदरसा एक भी खोड़ा के अंदर नहीं रहना चाहिए। मीट की दुकान हटानी चाहिए प्रशासन को। नहीं होगा। शुक्रवार में ही सड़कों पर हम हनुमान चालीसा करके दिखाएंगे। बोलो बजरंग बली की जय। लेकिन प्रशासन मुस्तैद है। क्या हुआ सूर्य हत्याकांड में, आइए समझते हैं। और खोड़ा के इस वक्त के हालात क्या हैं, इसको भी जानिए। दोस्तों, सूर्य के हत्यारे को मार दिया गया, लेकिन क्या मामला खत्म हुआ या अब एक पूरी बस्ती कटघरे में खड़ी कर दी गई? खोड़ा कॉलोनी में 500 अवैध मदरसे होंगे। और कम से कम 200 अवैध मस्जिदें हैं। और सरकारी जो जमीनें हैं खोड़ा के अंतर्गत मक्कनपुर के साइड में, वो सरकारी जमीनें सारे कब्जा करके मुसलमान लोग बैठे हुए हैं। खोड़ा से जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं, बल्कि डर, अविश्वास और टूटते सामाजिक भरोसे की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। खोड़ा में हालात सामान्य नहीं है दोस्तों। बाज़ार बंद है, धारा 144 लागू है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर समूह में लोग घूम रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि कई जगहों पर गाली गलौज और तनाव का माहौल बना हुआ है। आज कंडीशन ये आ रही है हमारे यहाँ के हालात की कि बाहरी लोग आ रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में, और हर वर्ग का लोग आ रहा है, एक मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहा है, गंदी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। बाकी प्रशासन हमारा काफ़ी सख्ती दिखा रहा है, झगड़ा होने नहीं दे रहा, सख्त है, बाकी उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा। इसीलिए हमने आज कमिश्नर साहब से बात रखी अपनी कि साहब हमारे यहाँ खोड़ा में दहशत का माहौल है। ये लोग हमें आप शब्द बोल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से भी कह रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में भी कह रहे हैं। सब आपसे ये निवेदन है, इन बाहरी लोगों पर अंकुश लगाया जावे। ये गम में आ रहे हैं, गम के तरीके से हमें, ना कि किसी के धर्म को टारगेट करें। और वीडियो के माध्यम से ये चैलेंज करके जा रहे हैं कि भाई हम मुल्लाओं की नमाज़ नहीं पढ़ने देंगे, जुमे की नमाज़। तो सर हमें खौफ है, हमने
कमिश्नर साहब को बताया, हमारे यहाँ से प्लान करने लगे लोग। मैं एक दूध का कारोबार करता हूँ, मेरे यहाँ कई लेडीज़ आई सुबह, भैया हम चले जा, में यहाँ बहुत दंगा होने की संभावना। हम लोगों के पास जो खबरें आ रही हैं वो अलग अलग लोग जो बता रहे हैं और जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट से इकट्ठा की हैं उससे लगभग एक जैसी बात बताई जा रही है। कोई कह रहा है कि लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, कोई कह रहा है जुमे के दिन हालात और बिगड़ सकते हैं। हमारी गली के सारे लोग चले गए तो इतना दहशत का माहौल कर दिया यहाँ। सर ये कंडीशन है यहाँ की। मार्केट हमारी बंद है पूरी, आगे मार्केट खुली हुई है। यहाँ के लोग जो बाहरी लोग आते हैं, हमारी कोई दुकान खुली होती है तो उसे कहे दुकान बंद कर भाई। जैसे हमारा कोई दाढ़ी टोपी वाला व्यक्ति दिखता है, हमारी बहन बेटी दिखती है बुरखे में, उससे अभद्र तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ बहुत बाहरी लोगों ने बहुत आतंक मचा रखा है। एक तरफ प्रशासन कह रहा है कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है, दूसरी तरफ खोड़ा के मुस्लिम परिवारों में डर और असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। इसकी वजह है असद का एनकाउंटर हो गया है। अब कहा जा रहा है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे तब तक बाकी 6 लोग या जो 7 लोग हैं उनका भी फुल एनकाउंटर ना हो। एक चाहती हूँ कि सूर्य चौहान के मारने वालों का फुल एनकाउंटर हो। और कल की पता चला है मुझे सड़क पर नमाज होगी, कतई नहीं होगी, नहीं होने देंगे, चाहे मुझे आज यही रुकना पड़े। मैं प्रशासन से बात करूंगी अभी। क्यों होगी? अपने घरों में करो। तो दोस्तों कई लोग अपने बच्चों और परिवारों को लेकर गांव लौटने की तैयारी में हैं। जिन लोगों की रोजी रोटी इस इलाके से जुड़ी है वो भी आशंकित हैं कि उनका जीवन आगे कैसे कटेगा। नहीं, मुझे भी लगभग यहाँ पर 92-93 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। सब लोग मेल मोहब्बत से रहे, कभी आज तक ऐसा कोई टॉपिक नहीं हुआ, ना ही किसी मामले। हम सब हिंदू मुस्लिम सब बैठ के साथ में खाते पीते रहते सब कुछ करते हैं, कभी आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये जो बना रहे हैं ये बाहर के लोग हैं जो ज़्यादातर यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये लोग जो कर रहे हैं ये बाहर के लोग हैं, वो यहाँ के खोड़ा के लोग नहीं हैं ये। क्योंकि हम तो लगभग 30-35 साल से मुझे ज़्यादा हो गया यहाँ रहते हुए, आज तक किसी ने यहाँ ऐसा कोई ये सीन नहीं हुआ, ना ही किसी ने हुआ। सब मेल मोहब्बत से रहते हैं सब लोग। सूर्य प्रताप चौहान की हत्या एक जघन्य अपराध थी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। मुख्य आरोपी मारा गया। इसके बाद उम्मीद थी कि मामला कानून के दायरे में आगे बढ़ेगा और तनाव कम होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या मामला वहीं रुक गया? जी हाँ, मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई हुई। एक मस्जिद को भी सील किए जाने की खबर सामने आई और अब पूरे इलाके में अविश्वास का माहौल फैलता जा रहा है। सुल्तान अलारफी मदरसा मोहल्ला बीरबल चौकी बीरबल क्षेत्र खोड़ा वक्त निरीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 1 जून 2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि मदरसा संबंधित गाजियाबाद खोड़ा क्षेत्र में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से संचालित है। तत्क्रम में अदो हस्ताक्षरी अर्थात जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में भी पंजीकृत नहीं है, न ही मदरसा संचालित हो जाने के संबंध में कोई स्वीकृति है। तत्क्रम में उसके अतिरिक्त मदरसा परिसर अग्निशमन विभाग की अनापत्ति एवं विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति भी अप्राप्त है, जिस कारण संबंधित परिसर में ऐसी किसी दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतएव उपरोक्त कारणों के संबंध में परिसर को तत्काल सील किया जाता है एवं प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में अपना पक्ष 1 सप्ताह के भीतर अदो हस्ताक्षरी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के समक्ष उपलब्ध करा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस खोड़ा कॉलोनी को वर्षों से प्रशासनिक अनियमितताओं का प्रतीक माना जाता रहा, वहां आज हर कार्रवाई को लोग अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक अपराध की सज़ा पूरी बस्ती को दी जा सकती है? क्या अपराधी और समुदाय के बीच की रेखा धुंधली की जा रही है? और क्या 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर सामाजिक तनाव के सहारे अपनी ज़मीन तलाश रही है? थोड़ा सा
जी हाँ, आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे खोड़ा के उन लोगों की जो कैमरे और टीवी डिबेट से दूर हैं, लेकिन जिनकी ज़िंदगी इस तनाव की सबसे बड़ी कीमत चुका रही है। जानते हैं ये तनाव सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है? वहाँ पर घूमते यूट्यूबर्स जो माइक मोबाइल लेकर किसी भी दाढ़ी टोपी वाले के मुंह पर माइक घुसेड़ देते हैं। मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टर ने ऐसे ही एक फर्जी कथित गोदी मीडिया जो इस तरह की हरकत कर रहा था उसको पकड़ा। पहले वो देख लीजिए और फिर आगे की बात करते हैं। सबको सब चीज पता है कौन कैसा काम करता है, क्या काम करता है। यहाँ पर खुद से मुसलमानों के मुंह में जबरदस्ती माइक ठूस के तानाशाही चल रही है। तुम डर के भाग क्यों रहे हो माइक से? जबरदस्ती दाढ़ी टोपी देख के माइक मुंह में घुसा दिया। दाढ़ी टोपी देखते इनकी पत्रकारिता जाग जाती है, लेकिन जहाँ नाइंसाफी होती है उनकी आवाज नहीं निकलती। दाढ़ी टोपी देखते ही मुसलमानों के मुंह में माइक घुसेड़ दो। इस मस्जिद में नोटिस मिलेगी, जबरदस्ती इसमें नोटिस लगवा रहे हैं। यहाँ पर पत्रकारिता इनकी जाग गई है। ये कौन कैसा काम करता है सबको पता है। ये सिर्फ खोड़ा की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस भरोसे की कहानी है जो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। ये कैसा इंसाफ है? सूर्य हत्याकांड के बाद मदरसों पर कार्रवाई और रोते बिलखते बच्चों के सवाल। जी हाँ, आप लोग स्वतंत्र देख रहे हैं और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी हूँ। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्य प्रताप चौहान की हत्या के बाद एक तरफ पुलिस और प्रशासन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो इंसाफ, संवेदनशीलता और प्रशासनिक कार्रवाई के तरीके पर बहस छेड़ देते हैं। खोड़ा में प्रशासन ने 3 मदरसों को सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि ये मदरसे बिना मान्यता के संचालित हो रहे थे और नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। ये मदरसा है, मदरसा रहमानिया अराबिया कासिम उल-उलूम, ये मदरसा मिलकर ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जितने हिस्ट्री शीटर हैं, जितनी व्यवसायिक गतिविधियाँ, अन्य गतिविधियाँ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में हो रही हैं, बहुत सारे किराएदार हैं, तो और जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं सबका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और उस वेरिफिकेशन के दौरान 3 ऐसे अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं जो कि बिना मान्यता प्राप्त थे, जिनका मदरसा बोर्ड में और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में पंजीकरण नहीं है। और आज पुलिस के साथ में मिलकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग वहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई करने जा रहा है। सब बच्चे जो पढ़ते हैं उनको कहाँ से करेंगे? जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं उनकी संख्या ले ली जाएगी, उन्हें निकटतम जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल होगा वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, या किसी अन्य विद्यालय में वो पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पुलिस के हाथ में मिलकर कार्रवाई करेंगे। कितनी मदरसे ऐसे आइडेंटिफाई हो पाए हैं? अभी 3 मदरसे ऐसे हैं जो बिना पंजीकरण के जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। कानून अपना काम करे, इस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन सवाल कार्रवाई के तरीके को लेकर उठ रहे हैं। मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम उल उलूम के प्रभारी का आरोप है कि जब अधिकारी सीलिंग करने पहुंचे तो उन्होंने संस्थान से जुड़े सारे दस्तावेज दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें परिसर के अंदर रखे लॉकर से कागज निकालने की अनुमति नहीं दी गई। मेरा मानना यह है कि जब हम यहाँ हैं, मदरसे पर अगर कार्रवाई प्रशासन करने आ रहा और हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं, मैं नियाब सेक्रेटरी हूँ और सेक्रेटरी भी हैं, कैशियर भी हैं, आ जाओ इलियास भाई, इधर आ जाओ। और वो अगर कागज मांग रहे तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे कागज हैं और मदरसे के अंदर रखें।
हम पे जैसे फोन गया, हम 15 मिनट में यहाँ आ गए। हमारा घर ये रहा, इमरान बिरयानी वाली पल्ली गली में। हम यहीं के रहने वाले हैं। और सन 89 से हमने पूरी खोड़ा को बसाने में, खोड़ा को बनाने में, खोड़ा की ताजपोशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर नेता हमें जानता है, हर अफसर हमें जानता है यहाँ का। प्रकाश साहब, अगर अवैध बताया जा रहा है तो आपके पास ये भी रास्ता है कि आप कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़े। कोर्ट को तो दिखा रहे हो तुम, इसे क्यों नहीं दिखाते? ये जो सील करके गए हैं ये बच्चे अंदर क्यों हैं? इतना मौका क्यों नहीं दिया जो बच्चों को भी अंदर बाहर निकाल दे? अरे सब बच्चे मदरसे पर डिपेंड हैं, जिनके माँ बाप नहीं है यहाँ। जो ये यतीम बच्चे हैं, ये जिनके यहाँ माँ बाप नहीं है वही तो रहेंगे यहाँ छुट्टी में। 10 दिन की छुट्टी है मदरसे की 10 दिन की छुट्टी है। जो यहाँ खाते हैं, जो यहाँ पीते हैं, जो यहाँ सोते हैं, वो बच्चे यहाँ हैं। ना यहाँ एक हाफिज है, ना तो एक हाफिज है यहाँ, ना कोई मौलवी है यहाँ। सब अपने अपने छुट्टी पे गए हुए हैं। क्या कहना है, अगर आपने उन्हें बताया होगा कि बच्चे अंदर है तो क्या प्रशासन कह रही है? प्रशासन अभी एक्सो साहब ये कह के गए, मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में वापस। मैं आया, मैंने कहा मैं सेक्रेटरी हूँ। मैं सेक्रेटरी, आप चलो सुनो यार, अन्याय या बेअन्याय तो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, अन्याय बेअन्याय तो तुम्हें भी दिखाई दे रहा। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये बच्चे जब अंदर है, अब जब मैं यहाँ आ गया और मैं ये कह रहा हूँ पूरे कागज मेरे पे है, 2000 से रजिस्टर्ड है मदरसा, 1990 से चल रहा है ये मदरसा। अंदर बच्चे गिनती कैसे कर लूं मैं अपने घर सो रहा। तेरी अभी पढ़ाई थोड़ी हो रही मेरे भाई, यही तो बता रहा। इन बच्चों के गार्जियन कहाँ है? अरे गार्जियन नहीं, ये वो बच्चे हैं। क्या उम्र है बच्चों की अंदर? बच्चे की उम्र लेके 8 साल से 15 साल तक की उम्र। बच्चा अकेले तो नहीं होगा सर, कोई गार्जियन नहीं है यार, गार्जियन बताता रहा हूँ तुम्हें। कह रहे बिहार के बच्चे यहाँ आए और बिना गार्जियन के आगे आप तेरी बिगर आईडी के थोड़ी आते हैं यार, वो सबकी आईडी है हम पे। आईडी नहीं, अगर बच्चे बिहार से बिगर गार्जियन का गरीब बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, जो गरीब होते हैं। साहब आप ये कह रहे हैं कि 8 साल का बच्चा बिहार से आया, उसके पास कोई गार्जियन नहीं है? अरे नहीं है भाई, हाँ इतने दिन कितने बच्चे पढ़ के चले गए, आज को नए हैं ये। मदरसे में गार्जियन नहीं होता, जो मदरसे के अंदर होता। जैसा तुम अभी ऐसा समझोगे जैसा कॉलेज में वो होती है ना हॉस्टल, जिनके माँ बापों पे पैसा नहीं होता है पढ़ाने का, उनको मदरसा फ्री खिलाता है, फ्री सुलाता है, फ्री पढ़ाता है। लैपटॉप तक लगे हुए हैं। नो भी नहीं कि यहाँ हिंदी इंग्लिश उर्दू ही पढ़ाई जाती है, यहाँ हिंदी इंग्लिश उर्दू अरबी सब पढ़ाई जाती है। कौन पढ़ाते हैं? टीचर लगे हुए हैं, हाँ। हिंदी इंग्लिश के अलग लगे हुए हैं, कंप्यूटर का अलग लगा हुआ है। लड़कियों के लिए 7 आलिमा लगी हुई है, हाँ। लड़कियों को अलग पढ़ाई होती है, अलग उसमें। आप क्या है सर, आप क्या? मैं नायब सेक्रेटरी हूँ और ये सेक्रेटरी खड़े हैं। सेक्रेटरी साहब खड़े हैं। सेक्रेटरी साहब आपसे भी जानूंगा क्या हुआ जब प्रशासन यहाँ आया? आपने नहीं बताया कि बच्चे हमको निकाल लिया जाए? फिर भाई हमें तो जब पता लगे जब यहाँ हल्ला मचा रहा है, मदरसा सील कर दिया। कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं था जो उस समय ये कार्रवाई? नहीं, कोई नहीं था। मैं आ गया, बाद में हुआ। मैं आ गया था। मैंने कहा एसओ साहब से कि मैं नायब सेक्रेटरी हूँ, हाजी रफीक मेरा नाम है, मुझे वहाँ तक जाने दीजिए, मैं अफसर से बात करूंगा। वो जो कागज मांगेंगे मैं तो कागज दूंगा, मेरे पास कागज है। मुझे नहीं आने दिया है। क्यों नोटिस चिपकाया गया सर? पहले आने नहीं दिया मुझे यहाँ तक। ये कार्रवाई तब से शुरू हो रही है जब से अरशद के साथ अरशद ने इस तरीके का काम किया, उसके बाद इस तरीके ये तो तुम देख रहे हो। बयान दिया है कि इस तरीके की कोई कार्रवाई हुई पूरे इलाके में जो है तफ्तीश करो। मैं ये कह रहा हूँ तफ्तीश करो। हमसे जब हम मालिक हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम इसके जिम्मेदार हैं, तो हमसे बात करो ना। हमसे बात करते हैं अब तक। ज्यादा बोलने से तुम्हारे बोल नहीं रहे हम। रहिए थोड़ा पीछे रहिए हमसे। चलो भाई, जो भी बात है, जब हम नो कह रहे हैं अफसरों से कि हम हाजी रफीक हैं, हम नायब सेक्रेटरी हैं मदरसे के, हमारे पास सारे सबूत हैं। अगर हमारे सबूत ना काफी हैं, हमारे दिखाने के बाद, तो इसे सील कर देते। अगर इसे सील करते हैं तो यहाँ पूरी एरिया सील होगा। जिस बेस पे सील करने का नौबत आएगी हमारे मदरसे को, तो पूरे 60% खोड़ा अवैध है। मतलब आप निमंत्रण दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए और आधे खोड़े को सील करें? खोड़ा को सील कर दें, बिल्कुल। कहाँ जाएंगे लोग? कहाँ जाएंगे मुझे क्या पता कहाँ जाएंगे। प्रशासन देखेंगे कहाँ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कल ये आगे साहब, मेरे हिसाब से प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। प्रशासन अब्बू हमें कमी इसलिए खल रही है ताकि यहाँ बच्चे बंद हैं, बच्चे निकल गए, बच्चे कह रहे हैं।
अब मैं चुप हूँ। अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई मुझे समस्या कोई नहीं दिक्कत नहीं। वजह रही सील करने की, ये तो 2000 से रजिस्टर्ड भी है। एक सेकंड बात करते सर से भी। अब सर बात अभी नोटिस में लिखा हुआ है, इसमें जवाब देने का टाइम लिखा हुआ है। अगर इनके पास लीगल कागज है एसडीएम साहब का पेश करें। अगर कागज है, ये तो कह रहे हैं कि जिस बिना पे यहाँ कार्रवाई हुई, अगर कार्रवाई होगी तो आधा खोला अवैध है, उसमें नोटिस में लिखा हुआ है। सब कुछ है सारी चीज। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों और प्रत्यदर्शियों का दावा है कि उस समय मदरसे के अंदर कई बच्चे मौजूद थे। इनमें कुछ अनाथ बच्चे भी बताए जा रहे हैं और कुछ बेहद गरीब परिवारों से आते हैं। जो चश्मदीद हैं उनके अनुसार सीलिंग के दौरान कई बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और घबराए हुए थे, क्योंकि उनके सामने अचानक रहने पढ़ने की जगह बंद होती दिखाई दे रही थी। अगर ये आरोप सही है तो सवाल सिर्फ एक इमारत का नहीं है, सवाल उन बच्चों का है जिनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं होती और शायद बच्चों का कोई धर्म नहीं होता कि वो किस मज़हब और किस धर्म से ताल्लुक़ करते हैं। बच्चा बच्चा होता है, किसी भी धर्म का हो। क्या आपकी कार्रवाई रहने वाली है कूड़ा में? 3 दिन से हम लोगों का 3 दिन का अभियान चलेगा। हम कुछ बैठ जाओ नहीं क्या? एरिया में जितने भी अपराधी हैं उनकी सत्यापन होगी और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, किराए के लोग रह रहे हैं, उनकी भी सत्यापन करेंगे। माइक नीचे कर लो यार, माइक नीचे करो। उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं। आज भी पुलिस की कार्रवाई रहेगी और कल भी जाएगी। क्या कुछ मदरसे कौन किसका फंड है? और उनकी छानबीन की जाएगी, वैध अवैध है? माइक नीचे करो। यहाँ बहुत सारे जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसकी भी छानबीन ऑलरेडी चल रही है और हमारे रेवेन्यू की भी टीम है, प्रशासन के और पुलिस के टीम्स कई चीजें आइडेंटिफाई की है, उसी पे कार्रवाई करने के लिए। सर, उस मदरसों को चिन्हित करके सील करने की प्रक्रिया करी जा रही है। कितने मदरसे हैं ऐसे? अभी आपको थोड़ी देर में सारी कार्रवाइयाँ माइक नीचे कर लो यार। सील करने का काम चल रहा है। देखिए, कोई भी अवैध चीज यहाँ पाया जाएगा, नियमानुसार उसका जो कार्रवाई किया जा सकता है वो करेंगे। कुछ मदरसों को मान्यता नहीं है, उसको लेकर 3 मदरसे सील किए जाएंगे, क्या कार्रवाई है? उसको अभी आप लोगों को थोड़ी देर में जो 31 फरार चल रहा था, क्या उसकी गिरफ्तारी हो गई है? लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया जो एलिमेंट्स ठीक नहीं है समाज के लिए? अभी तो देखिए, हमारा पूरे लिस्ट में काफी लोग हैं। ये निरंतर प्रक्रिया है, जो भी अपराध करते हैं, जहाँ निवास करते हैं, उनके सत्यापन हम लोग रेगुलरली करते रहते हैं। यहाँ थाना क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके भी हम लोगों ने चिन्हांकन किया है, उनके आज सत्यापन। सूर्या इन्वेस्टिगेशन मामले में अब तक एक शख्स जो गिरफ्तार नहीं हुआ था, इन्वेस्टिगेशन वो प्रचलित है और उस पर आगे की जो भी गिरफ्तारियां होनी है वो भी होंगी और चार्जशीट फाइल किया जाएगा। सवाल उन अनाथ बच्चों का है जिनका सहारा पहले ही बहुत सीमित है। थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे करके बस। हो तो गया है वो। कर लो फटाफट लो। करेंगे 2:30 बजे यूपी का है। ट्रेन दे रहा हूँ। अरे अरुण
सवाल ये है कि क्या प्रशासनिक कार्रवाई करते समय बच्चों की सुरक्षा, पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी? अगर मदरसा अवैध था तो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन क्या कार्रवाई का मतलब ये है कि मासूम बच्चों के आंसू किसी को दिखाई ना दे? और फिर कार्रवाई का जो टाइमिंग है उस पर भी बहुत चर्चा हो रही है। आपको जो कागज चाहिए आप मदरसे के अंदर बंद है, मदरसे के अंदर लॉकर है, तिजोरी में है, हम दिखाने को तैयार हैं, हमें जाने दीजिए। नहीं जाने दीजिए। आपके हैं या माँ बाप भी नहीं है, उनके घर वाले भी नहीं है, गरीब बच्चे हैं जो मदरसे पे डिपेंड है, वो मदरसे के अंदर बंद है। वो अंदर पैक है 3 बच्चे हैं किस उम्र के? मुश्किल से ज्यादा 8 साल से 15 साल तक। यहाँ का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो लड़ाकू हो, जो आ रहा बाहर का। यहाँ के सभासद उन्होंने बोले तो आफत, ना बोले तो आफत। आज तो मजबूरन बोलना पड़ा कि आज तो हमारे मस्जिद और मदरसे पे आ गई, बच्चे अंदर बंद है। हम कह रहे हैं यहाँ के तो साहब हमने कहा कर रखा माहौल, ये रोज डेली 100-200 गाली देते हुए निकल रहे हैं रोड पे, मार देंगे, काट देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मदरसा बंद करा देंगे। ये क्या है? देश का संविधान हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार देता है, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो या मुसलमान, बच्चा आखिर बच्चा होता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सूर्य हत्याकांड के बाद पूरे खोड़ा के मुस्लिम समाज को शक की निगाह से देखने की कोशिश भी कई मंचों और सोशल मीडिया पर दिखाई दी। सिर्फ एक लड़के का नाम लेकर और पूरा इतना बड़ा एपिसोड जहाँ पे 7 लोग मौजूद थे, तो एक ही स्टोरी चला देते हैं उसका। तो ये इस तरह का अगर चलाएगा गेम, तो कल ये खाली एक कम्युनिटी के लिए गलत नहीं है, ये उसके साथ जुल्म नहीं, ये इस तरह की अगर साजिश चल गई तो ये किसी के लिए भी ख़तरनाक हो सकती। किसी को भी कभी भी इस तरह से फंसाया और बदनाम किया जा सकता है, नैरेटिव सेट किया जा सकता है। और ये जो एनकाउंटर का जस्टिस सब लोग मांगने लगे हैं, ये बेहद संगीन है। अगर आप ये बताइए, आप कहते हैं एनकाउंटर, अभी आपके पास कोई सबूत नहीं है, साबित नहीं होती कोई चीज़, और आप फलां के लिए एनकाउंटर मांगने लगते हैं। एनकाउंटर मांगना भी जायज़ है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि 25-30 साल में किसी का कोई फ़ैसला कभी नहीं होता, तो पब्लिक बहुत परेशान हो गई है और उसे पता है कि कोर्ट में 5 करोड़ केसेस हैं और कितने तो पेंडिंग है, तो वो कब फैसला होगा, तो उसको लगता है कि एनकाउंटर कर दो। लेकिन आप ये बताइए, अगर एनकाउंटर वो जिसका किया गया अगर वो बेगुनाह है, तो फिर तो वो जैसे सूर्य चौहान विक्टिम है, जैसे वो बेचारा है, वैसे फिर वो असद भी बेचारा हो गया अगर वो कातिल नहीं था। तो ये बहुत गंभीर, और आप सब जानते हैं, सब भारत में रहते हैं, सब भारत की न्यूज़ सुनते रहते हैं कि कितने फेक एनकाउंटर केसेस हैं। आपको पता है कि खाली यूपी में जब से योगी राज आया है 17,000 एनकाउंटर हुए हैं। अब 17,000 एनकाउंटर में मैं कहती हूँ, अगर सब सही मान लीजिए सिर्फ 100 एनकाउंटर फेक है, तो आप ये बताइए वो 100 जो बेगुनाह लोग मारे गए, उनके इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ेगा? वो उनके लिए किसका एनकाउंटर किया जाएगा? उनके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो आप इस तरह की मांगें करके अपने आप को गुनहगार, अपने क्या नाम है, कहते हैं ना कि अपने उस पे दामन पे आप खून लगा रहे हैं। आप खुद भी एक मुजरिम बन जाएंगे अगर किसी बेगुनाह के लिए आप इस तरह का प्रेशर, इस तरह का शोर मचाकर। आपको पता है वो जो हैदराबाद वाला हुआ था एक केस, जिसमें फूल मालाएं बरसाई गई, एनकाउंटर कर दिया गया 3 लड़कों का, और बाद में 1 साल बाद पता चलता है कि वो एनकाउंटर झूठा था। तो अगर इस तरह से आप शोर मचाकर और इस तरह के जजमेंट आप करने लगेंगे, और फैमिली मांगे तो समझ में आता है वो जिस तरह के जज्बात से, जिस तरह के दर्द से गुजर रही होती है, वो काफ़ी जायज़ है उसकी मांग। लेकिन ये भीड़ क्यों आ जाती है? जब वो दोनों उत्तम नगर वाला ले लीजिए, चाहिए कि ये लोग हमेशा से पड़ोसी थे, साथ में रह रहे थे, भाई इतनी दोस्ती तो रही होगी ना असद और सूर्य में कि असद के बुलाने पर सूर्य आ गया। तो जब तक 28 मई की तारीख से पहले तक तो वो हिंदू और मुसलमान नहीं थे, वो 2 कॉमन सिटीजन्स की तरह थे इंडिया के, वो साथ में रहते थे, खेलते थे, लड़ते थे। लेकिन जिस दिन उसका कत्ल हो जाता है तो वो उस दिन वो हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। क्यों? 2
एक कम्युनिटी के लोगों में मर्डर नहीं होता है। रोज़ाना हम पुरानी दिल्ली, मुस्तफ़ाबाद और कहाँ का सुन रहे हैं। जब अभी आप देखिए चिराग त्यागी का जो मर्डर हुआ उसके दोस्त ने किया, अभी जितेंद्र पाठक ने जिस तरह पटक पटक के एक बच्चे को मार दिया। तो क्या सेम कम्युनिटी के लोग आपस में नहीं लड़ते? क्या लड़ाई झगड़े की बुनियाद हमेशा रिलीजन होती? क्यों उसको रिलीजन का रंग दे दिया जाता है? रिलीजन का रंग देने से किन लोगों को फ़ायदा होता है? आपको पता है कि कौन से लोग कहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो एक ख़तरे की घंटी इसमें यह भी है कि क्या ये मुमकिन नहीं, मतलब हो नहीं सकता कि ये ऐसी कोई साजिश प्लान की जाती है और फिर फ़ौरन ये संगठन वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर मीडिया और सब पूरा मिलकर एक अच्छे से प्लॉट को तैयार करते हैं और वो कामयाब होता है। आप ये सोचिए, अगर सूर्य चौहान का कातिल असद नहीं कोई और है, आपने एनकाउंटर कर दिया असद का, बहुत अच्छा किया। अगर वो कातिल था तो बहुत ही अच्छा किया, ठीक है। लेकिन अब ये सोचिए, अगर कातिल कोई और हुआ तो वो तो ठहाके लगा रहा होगा, वो तो आज ऐश कर रहा होगा, मज़े कर रहा होगा कि वाह मेरे पर से तो जान छूटी, ख़तरा टला। वरना जब योगी जी जैसा काबिल सीएम है, पुलिस है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर इन लोगों को तो कम से कम बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए जुल्म या नाइंसाफ़ी का। तो भाई योगी जी तो इंसाफ कर ही देते, उसको सही जांच करते 15 दिन में। भाई आप उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मांगते कि जल्दी से जांच की जाए और फिर सज़ा देते। ये ताबड़तोड़ एनकाउंटर करने से क्या सूर्य चौहान या कोई तरुण जिंदा हो जाता है? या कहीं ये किसी मुजरिम को बचाने की कोशिशें होती हैं? सोचिए कि ये कितना गलत पैटर्न चल गया है। इसको अगर जनता नहीं समझी तो ये और ना जाने कितने सूरज और कितने असद को खा जाएगी। अपराधी का धर्म नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी पूरी बस्ती, किसी पूरे समुदाय या बच्चों को इसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? प्रशासन ने अब तक बच्चों की मौजूदगी और दस्तावेज़ तक पहुंच ना देने के आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत जवाब नहीं दिया है। इसलिए इन आरोपों की निष्पक्षता जांच भी उतनी ही ज़रूरी है। आज सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है, क्या कानून का राज कायम करने के लिए मानवीय संवेदनाओं को किनारे रखा जा सकता है? क्या अनाथ बच्चों के आंसू किसी सरकारी फाइलों में दर्ज होंगे? और क्या अपराध के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में किसी समुदाय के प्रति नफ़रत का माहौल बनाना देश को और मजबूत करेगा या कमज़ोर? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए। दासोतंत्र।